आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने सूबे अवध और लखनऊ का एक मुख्तसर जायज़ा यानी शार्ट इंट्रोडक्शन पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे उत्तर प्रदेश को अंग्रेज़ों के ज़माने में यूनाइटेड प्रोविंस और अहद कदीम में अवध कहा जाता था। इसकी सरहदें एक तरफ गोरखपुर से कन्नौज तक तो दूसरी तरफ इलाहाबाद से उत्तर के पहाड़ी इलाकों तक फैली हुई थी, जिसमें छोटी बड़ी दर्जनों इलाकाई हुकूमतें कायम थीं। इस सूबे को अवध क्यों कहा जाता था, इस सिलसिले में बहुत सी रवायतें मशहूर हैं, लेकिन एक रिवायत ये कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी का लक़ब अवधेश था, इसलिए सूबे को अवध कहा जाता था। बहरहाल जो भी हो, इस सूबे का अहम तरीन शहर लखनऊ है, जो कि दरियाए गोमती के साहिल पर बसा हुआ है। इसकी भी एक तारीख़ है और बहुत सी हिकायतें इसके सिलसिले में मशहूर हैं कि इसको लखनऊ क्यों कहा जाता था। एक रवायत के मुताबिक किसी ज़माने में गोमती नदी में 1 लाख नावें यानी कश्तियाँ चलती थीं, इसलिए इसको लाख नाव कहा जाने लगा, जो आगे चल कर लखनऊ हो गया। तो कोई कहता है कि जिस वक्त कला मच्छी भवन तामीर हुआ तो जिस थवई ने इसको बनाया था उसका नाम लखना अहीर था, इसलिए इस बस्ती को लखनऊ कहा जाने लगा। तो कोई कहता है कि किसी ज़माने में यहाँ पासियों का गलबा था और उनकी आबादी इतनी थी कि उन्होंने हुकूमत कायम कर ली थी और उनके बादशाह का नाम लखना पासी था, इसलिए इस शहर को लखनऊ कहा जाने लगा। ये तमाम बातें इनका तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लखनऊ पर लिखी गई किताब लखनऊ पास्ट एंड प्रेजेंट के मुसन्निफ इकरामुद्दीन किदवई लिखते हैं कि लक्ष्मण की नगरी लक्ष्मणपुर या लखनऊती का बिगड़ा हुआ रूप लखनऊ है। अब चलते हैं तारीख की तरफ। 995 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने अवध के सरहदी सूबे कन्नौज पर कब्जा करने के बाद अवध पर फौजकशी की, तो उसका भतीजा सैयद सालार मसूद गाजी अपने लश्कर के हमरा लखनऊ आया। यहाँ उसका मुकाबला मलियाबाद कसवंडा के राजा कंस से हुआ। इस लड़ाई में मसूद गाजी के 2 बेटे सैयद सालार कासिम और सैयद सालार हातिम मारे गए। 1451 में जब बहलोल लोधी दिल्ली के तख्त पर बैठा तो कुछ वक्त के बाद उसने जौनपुर का निज़ाम मुबारक खान लोधी को सौंप दिया और सूबे अवध को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। जिस हिस्से में लखनऊ को काफी आया, उसने उस हिस्से को ख्वाजा हुमायूं को दे दिया। 1517 ईस्वी में लोधी डायनेस्टी के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी के खिलाफ मुबारक खान के बेटे सईद खान और अजीम हुमायूं खान ने बगावत कर दी, तो इन लोगों ने अपनी बगावत का मरकज़ लखनऊ को बनाया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई और मुग़लों का दौर शुरू हुआ। 1590 ईस्वी में शहंशाह अकबर ने मुल्क को 12 सूबों में तकसीम किया, तो सूबे अवध को उसकी सरहदों के साथ बरकरार रखा और लखनऊ को ही अवध की राजधानी बनाया, जबकि पहले के हुक्मरान भी लखनऊ को ही राजधानी तस्लीम करते थे। अकबर के दौर में बिजनौर के एक बुज़ुर्ग शेख अब्दुल रहीम को लखनऊ का इलाका जागीर की शक्ल में मिला, तो लखनऊ आ बसे। उन्होंने लखनऊ में अपनी 5 बीवियों के लिए पंचमहला बनवाया, तो अपनी रिहाइश के लिए गोमती नदी के किनारे कला मच्छी भवन तामीर करवाया। लखनऊ में जो हुकूमत सही मानों में कायम हुई, उसका सिलसिला 1722 ईस्वी में नवाब सआदत खान बुरहानुल मुल्क से शुरू होकर 1856 में बादशाह वाजिद अली शाह पर ख़त्म होता है। ये दौर 125 साल तक कायम रहा, जिसमें पहले 3 हुक्मरान यानी नवाब सआदत खान बुरहानुल मुल्क, नवाब अबुल मंसूर सफदरजंग और नवाब शुजाउद्दौला बहादुर ने शहर फैज़ाबाद को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला बहादुर ने फैज़ाबाद को अलविदा कहा और लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। उनके साथ बहुत बड़ी आबादी ने भी हिजरत की और लखनऊ में आ बसी। इसके बाद लखनऊ में तरक्की के दरवाजे खुल गए, एक से एक शानदार इमारतें तामीर हुई, इल्म व अदब की महफिलें सजने लगीं। देखते ही देखते लखनऊ की फ़ज़ा ने वो अंगड़ाइयाँ ली कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी मेल मिलाप और गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद पड़ी। 1856 में अंग्रेज़ों ने बादशाह वाजिद अली शाह पर बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम लगाकर तख्त शाही से उतारने की साजिश रची और जबरन अवध पर कब्जा कर लिया। नवंबर 1849 से फरवरी 1850 के बीच यानी 3.5 महीने में
ریزیڈنٹ کرنل سلیمن نے صوبہ اودھ کا ہنگامی دورہ کیا اور ایک رپورٹ تیار کی جس میں شاہی انتظام کو کمزور اور ناکارہ بتاتے ہوئے زمینداروں کی سرکشی اور سرکاری اہلکاروں کی عوام پر ظلم و جبر کی جھوٹی کہانیاں اور عوام کی طرف سے بادشاہ کے خلاف جھوٹی شکایتوں کو خوب نمک مرچ لگا کر بیان کیا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ بادشاہ اودھ کو نکما اور کمزور ثابت کر کے اودھ کی حکومت پر جلد سے جلد قبضہ کیا جا سکے۔ جنوری 1856 میں ریزیڈنٹ جنرل آٹم کلکتہ گیا اور وہاں سے گورنر جنرل کا حکم نامہ لے کر واپس آیا اور اودھ پہ قبضہ کرنے کے منصوبے کو انجام دیا۔ جنرل آٹم چاہتا تھا کہ بادشاہ اس اقرار نامے پہ دستخط کر دیں جو انگریزوں نے اپنی مرضی سے کے مطابق تیار کیا تھا، مگر غیور بادشاہ نے تخت و تاج کو چھوڑنا پسند کیا، مگر اس اقرار نامے پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور لکھنؤ چھوڑ کر کلکتے کا سفر اختیار کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ کو لکھنؤ سے انگریز گرفتار کر کے کلکتہ لے گئے تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ جس وقت انگریزی فوج محل میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نواب واجد علی شاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ ایک انگریز افسر نے ان سے پوچھا کہ آپ بھاگے کیوں نہیں؟ تو نواب نے کہا کہ مجھے جوتیاں پہنانے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں نہ جا سکا۔ یہ تمام باتیں فرضی ہیں، یہ اوٹ پٹانگ کہانیاں ہیں جو انگریزوں نے گڑھی ہیں۔ انگریزوں نے جو فرضی رپورٹ تیار کر کے اودھ پر قبضہ کیا تھا اس کا جواب خود نواب واجد علی شاہ نے لکھا اور اس کی کاپیاں چھپا کر ملکہ کشور کے ساتھ لندن روانہ کی جب وہ اپنی سلطنت کا مقدمہ لڑنے کوئین وکٹوریہ کی عدالت میں گئی تھی۔ لندن میں اس کی کاپیاں تمام اراکین سلطنت کو تقسیم کی گئیں، جس کے بعد ان پر عیاں ہوا کہ کس طرح سے انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کیا ہے۔ بات بنتی نظر آ رہی تھی کہ اس بیچ غدر برپا ہو گیا اور اس غدر کا الزام نواب واجد علی شاہ پر لگا کر انگریزوں نے انہیں قید کر دیا۔ نواب واجد علی شاہ کلکتہ تو چلے گئے مگر لکھنؤ کو کبھی بھلا نہ سکے۔ وہاں انہوں نے لکھنؤ سے بچھڑنے پر ایک نظم کہی تھی جس کا ایک شعر پیش خدمت ہے: ہر چند لاکھ طرح بلاتا ہوں یاد کو، ہر چند لاکھ طرح بلاتا ہوں یاد کو، اختر پکار اٹھتا ہے دل ہائے لکھنؤ۔ اس طرح 1856 میں انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کر دیا۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ۔